आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में नई एक्साइज पॉलिसी पर सीएजी की रिपोर्ट की पेश। दिल्ली हुकूमत को 2000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, लाइसेंस देने में सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी का किया गया इस्तेमाल। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुतालिक एक केस में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों के कत्ल पर सुनाया अपना फैसला। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में आसाम के ताउन को करार दिया अहम। हिंदुस्तान के हर इख्तिसादी शोबे में इस्लाहात पर दिया जोर। एडवांटेज आसाम 2.0 समिट में कहा, आसाम मशरक़ी भारत का मैन्युफैक्चरिंग का बनेगा मरकज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर सेहत खदमात अहम। पटना मेडिकल कॉलेज की 7 साला तकरीब से खिताब करते हुए सेहत के शोबे में मुसलसल बेहतरी लाने पर दिया जोर। महाकुंभ में कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के लिए इंतजामिया की तरफ से खुसूसी तैयारियां। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद कर चुके हैं स्नान। और मुल्क का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बनकर हो गया तैयार। दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 30 मिनट में होगा मुकम्मल। ट्रेन 1100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। दिल्ली में नई हुकूमत के क़याम के बाद असेंबली का पहला इजलास था, जिसका आज दूसरा दिन था और ऐवान में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट शराब के ज़ाब्ते और सप्लाई पर है। ये रिपोर्ट सामने आते ही कई इंकशाफात हुए कि शराब पॉलिसी 2021 कैसे लाई गई, किसको और किस तरह इसके कवानीन के जरिए करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अब आपकी साबिका हुकूमत हर तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। आप पार्टी पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट पिछली हुकूमत के दौरान होने वाली माली बेज़ाब्तगियों को बेनकाब करती है। तो क्या है कैग की रिपोर्ट, डालते हैं एक नजर। शराब पॉलिसी में 2000 करोड़ रुपए का स्कैंडल किया गया। शराब पॉलिसी में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर मुआफिक इलाकों में दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का हुकूमत को नुकसान हुआ। दोबारा टेंडरिंग न करने की वजह से 890 करोड़ के नुकसानात हुए और कोविड फेज की छूट से 144 करोड़ रुपए के नुकसानात हुए। सिक्योरिटी डिपॉजिट की मुनासिब वसूली नहीं हुई, जिससे 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एएपी हुकूमत ने माहिर कमेटी के मशवरे में मनमानी तब्दीलियां की गईं। 377 सरकारी दुकानों को हटाया गया और 849 शराब की दुकानें बनाई गई थीं। 22 निजी इदारों को लाइसेंस भी दिए गए थे और बड़े फैसले काबीना की इजाजत और एलजी की तजवीज के बगैर ही ले लिए जाते थे। शराब पॉलिसी में 2000 करोड़ रुपए का स्कैंडल भी सामने आया था। गैर मुआफिक इलाकों में दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये हमने आपको बताया। शराब पॉलिसियों में जो गड़बड़ियां की गई थी उस वक्त की क्या क्या खास बातें थी। और आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली का पहला इजलास काफ़ी हंगामा खेज रहा। इजलास के दूसरे दिन दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के खिताब के दौरान नारेबाजी के इल्जाम में अपोजिशन लीडर आतिशी समेत 21 एमएलएस को 3 दिन यानी 28 फरवरी तक मुअत्तल कर दिया। अब ये पार्टी एमएलए पीर तक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस दौरान इजलास की मुद्दत में 2 दिन की तौसी कर दी गई। अब ये सेशन 1 मार्च तक जारी रहेगा।
असेंबली इजलास का आगाज एलजी वीके सक्सेना के खिताब से हुआ, लेकिन जल्द ही अपोजिशन अरकान ने सीएजी रिपोर्ट के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने बार बार अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब में खलल न डालें, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने हंगामा आराई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने एएपी मेंबरान असेंबली के ऐवान से मुअत्तल कर दिया और मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने हुकूमत की तश्कील के बाद असेंबली इजलास के दूसरे दिन खिताब किया। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि दिल्ली में बनने वाली नई हुकूमत का फोकस बदउनवानी से पाक हुक्मरानी फराहम करना, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, जमुना की बहाली, पीने का साफ पानी का सरबराह करना है। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत डेवलपमेंट फॉर दिल्ली संकल्प पत्र को एक दस्तावेज के तौर पर अपनाएगी और अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 10 सालों में मुसलसल तसादुम और इल्जाम तराशी ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत मरकज और दीगर रियासतों के साथ मिलकर काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली के वजीर प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो जानते थे कि आज दिल्ली असेंबली में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसलिए आप हुकूमत ने कल से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का मामला बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई मसला नहीं था, ये सब अफवाहें थी। ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी। इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात केस में कसूरवार ठहराए गए कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक सरस्वती विहार तशद्दुद केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये दूसरा केस है जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे कबल सज्जन कुमार को दिल्ली के राजनगर इलाके में 5 सिखों के कत्ल के इल्जाम में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। काबिल जिक्र है कि सज्जन कुमार इस मामले में पहले ही जेल में हैं। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सरसा ने कहा, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मैं वजीर आजम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का SIT तश्कील देने और केस दोबारा खोलने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुकदमात 35 साल से बंद थे और सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे लोग आज़ादाना घूमते फिरते थे, क्योंकि हम वजीर आला और कमलनाथ MP की सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे। सज्जन कुमार को आज दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने SIT बनाकर इन केसों को चलाया था दोबारा से। 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटलर, HKL भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और MP बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे
अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई है, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर हम तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है अगली बारी जगदीश टाइटर की और कमलनाथ। सिख रहनुमा गुरलाल सिंह ने कहा, हम सजाए मौत से कम किसी चीज को मंजूर नहीं करेंगे। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि वो हाई कोर्ट जाए और सज्जन कुमार की सजाए मौत का ऐलान करें। हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मुकदमे में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर कहा, 2 उम्र कैद की सजा भी बड़ी बात है। जज ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारा और हुकूमत का मुतालबा था कि सज्जन कुमार को सजाए मौत दी जाए, लेकिन ये नहीं सुनाई गई क्योंकि वो 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शख्स हैं। वो बीमार हैं, खुद को संभाल भी नहीं सकते हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और बीमार शख्स को सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। 2 केस, एक तो मर्डर, 2 सिखों के मर्डर के केस में वो उसमें उम्र कैद की सजा है, और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है, और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम 2.0 सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का इफ्तिताह किया। इस समिट में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमें, आलमी रहनुमा और सरमायाकार, पॉलिसी साज, सनत के माहिरीन, स्टार्टअप्स और तलबा ने शिरकत की। इस समिट में सनती तरक्की, आलमी तिजारती शराकत दारी, तेजी से तरक्की करने वाली सनतों और मुतहरिक MSME सेक्टर पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में मशरक़ी भारत का किरदार अहम होने वाला है। पीएम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया इस खत्ते को तरक्की करता हुआ देखेगी। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कहा कि 21वीं सदी में दुनिया की तरक्की का इन्हिसार डिजिटल इनकलाब, इख्तरात और तकनीकी तरक्की पर है। उन्होंने कहा कि इन शोबों में जितनी बेहतर तैयारी होगी, दुनिया में भारत की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं
कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। मुझे गर्व है कि असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। एडवांटेज आसाम 2.0 से आसाम में सरमायाकारी बढ़ेगी। आसाम 2.0 का फायदा आसाम और जापान के दरमियान कुर्बत में इजाफा करेगा। जहां जापान आसाम के नौजवानों को अपने मुल्क की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा है, वहीं जापानी कंपनियां आसाम में भारी सरमायाकारी करने की तैयारियां कर रही हैं। इस प्रोग्राम में मौजूद सरमायाकारों ने कहा कि वो हिंदुस्तान में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहे हैं। में हम लोग ने एक ऐसी मशीन डेवलप किया है जिसमें कूड़े को छांटने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट डालिए, वो चारकोल भी बना देगा और वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल देता है। तो ये जो हमारे यहाँ पूरे देश में, इवन आसाम में भी जितने भी कूड़े का ढेर लगता जा रहा है, वो टारगेट पहले उसको एकदम ख़त्म कर देना। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे कुछ इंडियन और जापान ने कुछ वैज्ञानिकों को मिला कर उसको डेवलप किया है और वो सबसे पहले हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया को देना चाहते हैं और यहाँ पहला आसाम में लगाना चाहते हैं। हम लोग का ये फोकस है कि 6.6 बिलियन US$ हम लोग करीब इन्वेस्टमेंट इस बार करने जा रहे हैं। और उसमें सेमीकंडक्टर के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है और बैंकिंग एंड फाइनेंस भी है। तो इसी विषय में हम लोग थोड़ा सा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। We attended a lot of, we have seen the Prime Minister addressing this state, and we have seen a lot of industrialists addressing this state and their investments. There's a huge potential. You know, we have seen Ambani's, we have seen Mr. Agarwal's, we have seen the Jindals, we have seen the Tatas, and we've seen so many other industries coming and investing this state. We have been traveling from South India to build a bridge between South and North. So I feel like Assam is going to be the bridge, as the Honorable Prime Minister told that A means, Assam. So we have base from Bangalore, so we call it as B from Bangalore. So we are bridging here for women empowerment and youth. So we expect this March 8th to bring a revolution for women empowerment. आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिहार और पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से PMCH की तकरीबन 3,500 साबिक तलबा ने 7 साला तकरीबात में हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार हुकूमत ने रियासत में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने की बहुत कोशिशें की हैं। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में PMCH और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। PMCH की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर JP नड्डा और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी इस तकरीब में मौजूद थे। 7 साला तकरीबात के मौके पर मरकजी वजीर JP नड्डा ने सेहत के शोबे में PMCH की कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार सेहत के शोबे में मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया इलाका नहीं रहा है जहां PMCH का डॉक्टर नहीं है और PMCH के लोग नहीं हैं। There is no place left। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर
केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दरभंगा अभी बन करके तैयार होना उसका काम शुरू हो रहा है, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है, अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में कोस्ट गार्ड के 32 अफसरों और जवानों को राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल से नवाजा। इनमें से 6 तमगे नुमाया खदमात पर, 11 तमगे बहादुरी और 15 तमगे शानदार खदमात पर दिए गए। कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल परमेश मनी भी वहां मौजूद थे। वजीर दिफा ने बताया कि हुकूमत ने कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल, 6 एयर वेसल, 22 इंटरसेप्टर बोट्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर गश्ती जहाजों की खरीदारी को मंजूरी दी है। भारत सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोस्ट गार्ड को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 9,676 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 26.60% अधिक है। और यह कोस्ट गार्ड को मॉडर्न बनाने की दिशा में मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। मुल्क का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। इसका वीडियो वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने खुद जारी किया है और कहा है कि भारत तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ गया है। इस हाइपर लूप के आगाज से 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये 422 मीटर तवील हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास की मदद से तैयार किया गया है। हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेन को एक खास ट्यूब में तेज रफ्तारी से चलाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग बहुत तेज और महफूज सफर का तजुर्बा करेंगे। हाइपर लूप ट्रेनें 1100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 450 किलोमीटर है, यानी इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। मजमूई तौर पर भारत अब इन ममालिक के मुंतखब ग्रुप में शामिल हो गया है जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और pod of 422 meters, first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. और अब पेश है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाए जा रहे महाकुंभ मेले की खबरें। प्रयागराज में महाकुंभ में अकीदतमंदों में जोशो खरोश जारी है। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे मुसाफिरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के दाखिले और बाहर निकलने के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। प्रयागराज जंक्शन के अलावा शहर के दीगर रेलवे स्टेशनों पर भी मुसाफिरों की हिफाजत और उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है। स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए RPF और GRP के अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों महाकुंभ खुसूसी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश का प्रयागराज महाकुंभ मेला महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ खत्म हो जाएगा। ऐसे में अकीदत के इस अजीम संगम को मुनज़्ज़म और महफूज बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। महाशिवरात्रि के आखिरी त्योहार के दौरान भीड़ के नज़्म को यकीनी बनाने के लिए मेले के इलाके और प्रयागराज में आज से नो व्हीकल जोन नाफिज किया गया है। मेला पुलिस के मुताबिक मेला इलाके को आज शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन करार दिया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट आज शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन बन जाएगा। ताहम जरूरी खदमात से वाबस्ता गाड़ियों को मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। मेले के इंतजामिया ने संगम स्नान के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए हैं। इंतजामिया ने अकीदतमंदों से अपील की है कि वो करीबी घाट पर स्नान करके ट्रैफिक और हुजूम के इंतजामात में ताउन करें। तो नाज़रीन, ये थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाए जा रहे महाकुंभ मेले की खबरें। और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कि यूक्रेन में किसी भी अमन मुआहदे के साथ सलामती की जमानत भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि अमन का मतलब यूक्रेन के हथियार डालना नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जमानतों के बगैर जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने हिफाजती जमानतों का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि यूक्रेन में अमन को यकीनी बनाने की लागत और बोझ सिर्फ अमेरिका को नहीं उठाना चाहिए और यूरोपीय ममालिक को भी इसके लिए आगे आना होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। टीका लेके आई हो।